Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज आपका वीक स्टार्ट है, मंडे है। तो मंडे को हम लोग नॉर्मली, आपको पता है कि हम क्या ही पढ़ते हैं, और मंडे को आपका पॉलिटी का टॉपिक कवर होता है। क्योंकि लास्ट मंडे टेक्निकल इश्यूज के वजह से रिमेंबर टॉपिक नहीं हो पाया था, है ना। तो हम लोग आज अपने उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग अपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन जैसे टॉपिक को जानेंगे, राइट। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। सो डू वोट। आज आपकी वोटिंग्स हैं, तो आप अपने जिस शहर जिस राज्य में है और वहाँ पर वोटिंग ज़रूर करिएगा। महाराष्ट्र स्टेट में आज वोटिंग है, तो प्लीज़ वोटिंग ज़रूर करिएगा। ओके चलिए। सो बेसिकली पहले मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन, देखो 26 जनवरी यानी कि 1950, 26 जनवरी 1950 को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान में अगर कोई भी चीज़ ऐड होनी है, कोई भी चीज़ रिमूव होनी है, तो देयर इज अ प्रोविजन विच इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अ प्रोसेस by which parliament can add or remove any article or any content from the original constitution. Clear? And this comes under article 368 या अनुच्छेद आपके 368 के अंडर आता है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। सो हियर इज आवर लिस्ट। ओके, मुझे हाइड कर दीजिए। ओके, तो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या आप कह सकते हो कि आपका पहला संविधान संशोधन, जो आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला संविधान संशोधन 1951, देखो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान आपका पूरा बन करके तैयार किया गया था। और इसके बाद आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 यानी कि 1951 में हुआ था। क्लियर है? ओके, क्या हुआ था इसमें? तो टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन फंडामेंटल राइट, भाई मौलिक अधिकार में जो भी डिफिकल्टीज थी या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उन मौलिक अधिकार की प्रॉब्लम्स को देखा गया था। ठीक है, आपके पहले कॉन्स्टिट्यूशन या कहिए आपका पहले संविधान संशोधन के अंडर। क्लियर है? हाँ, आज का पीडीएफ जो है वो आपको आज मिल जाएगा। साथ ही साथ सैटरडे की क्लास का पीडीएफ भी आपको आज ही मिलेगा। मैंने कई लोगों का मेल आया था, तो मैंने उनको रिवर्ट किया था इस बात का कि मंडे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए। तो ये हो गया आपका पहला संविधान संशोधन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? तो 9th शेड्यूल यानी कि आपकी जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, वो 9th शेड्यूल, वो 9वीं अनुसूची भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐड करी थी या हमने जोड़ी थी। ठीक है, वो आपकी 9th शेड्यूल क्या कहता है? तो लैंड एक्विजिशन या कहिए आपका लैंड भूमि अधिग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं, वो भूमि अधिग्रहण भी आपके इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था या कहिए ऐड हुआ था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ट्रांसफर्ड आइटम टू स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। आपकी राज्य सूची से समवर्ती सूची में कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि कुछ टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को ट्रांसफर किया गया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लाया गया था। क्लियर?
देन आपका सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। 1956 का ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इंक्लूड न्यू सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट दैट इज इंटर स्टेट सेल्स टैक्स। ठीक है, तो भाई आपकी जो संघ सूची है उस संघ सूची में कुछ टॉपिक्स आपके ऐड करे गए थे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे आपका जो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स है, ठीक है सॉरी तो संघ सूची में उसको ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 15वां संविधान संशोधन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसको आप ऐसे याद कर लो कि आपका 15वां संविधान संशोधन में आपके जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, ठीक है, उनके हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है यानी कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर इंक्रीज करके 62 यानी कि 62 कर दी गई है। क्लियर है? ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक ठसका था, हो गया। चलिए वापस आते हैं। थैंक यू फॉर कंसर्न। तो 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाई कोर्ट जजेस का जो एज था वो एज आपके किस अमेंडमेंट के थ्रू 60 से 62 कर दिया गया है या फिर बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया? तो आंसर क्या आएगा? 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18वां संविधान संशोधन 1966 रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आपके कुछ नए स्टेट्स, नए राज्य बने थे, उनसे रिलेटेड है। देन आता है आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 इंक्लूडेड सिंधी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। सबको पता है कि भाई 8th शेड्यूल आपकी 8वीं अनुसूची में क्या है? रीजनल लैंग्वेज है या कहिए क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जब ये अनुसूची आपकी बनी थी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज 14 थी, ठीक है, 14 थी। 15वीं भाषा हमने सिंधी जोड़ी थी और किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी थी? तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये काफी बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। क्लियर? देन आपका 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय। आपके जो ऑटोनोमस स्टेट है आपका मेघालय, उसको बनाया गया था 1969 के टाइम पे। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर याद करना, नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर याद करना ज्यादा जरूरी होता है। ओके नेहा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में इनकॉर्पोरेट टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नगर हवेली इन इंडियन यूनियन। आपके केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आपकी दादर और नगर हवेली को हमने ऐड किया था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 के थ्रू। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 चेंज इन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आपका जो उपराष्ट्रपति है उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ चेंजेस करे गए थे, उसके इलेक्शन में निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करे गए थे और इसी चीज को 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 के थ्रू ऐड किया जाता है। देन है आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 12वां संविधान संशोधन इनकॉर्पोरेटेड गोवा दमन दीव इन इंडियन यूनियन। ओके, आपका गोवा, क्योंकि भाई 1954 में आपके ये लोग स्वतंत्र हुए थे और देन आफ्टर जाके हमने गोवा दमन दीव इनको अपने इंडियन यूनियन में जगह दी थी। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी इन इंडियन यूनियन। ठीक है, आपके पौंडीचेरी को ऐड किया गया था। ये जितने भी आपके जैसे गोवा हो गया, ठीक है, दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, ठीक है, और पुदुचेरी हो गया, ये आपके कब इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं, ये आपके कब ऐड हुए हैं और किस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, ये आपको खास तौर पे याद रखना है। अलग से मतलब अगर आप ये पढ़ने बैठो कि कौन सा स्टेट कब ऐड हुआ है, तो स्टेट पढ़ने से ज़्यादा बेटर है आप एक बार ये चीज़ पढ़ लेना, ये यूनियन टेरिटरी पढ़ लेना, गोवा स्टेट पढ़ लेना और सिक्किम स्टेट पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी तो सिक्किम वैसे आ जाएगा, पर मैं बता दे रही हूँ कि स्टेट फॉर्मेशन के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 इंक्रीज रिटायरमेंट, एबॉलिश टाइटल एंड स्पेशल प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपके जो भी आपके पहले के राजा थे उन राजाओं के जो भी टाइटल, जो भी उपाधि, जो भी माननीय शब्द उनके नाम के आगे लगाए जाते थे, उन टाइटल्स को एबॉलिश यानी कि खत्म किया गया कि भाई अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि भाई भारत में इक्वालिटी है, हर एक व्यक्ति इक्वल है और इस चीज को 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आपका 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 रेज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545। ओके, आपका भाई जब लोकसभा बना था, यहाँ देखना, जब लोकसभा बना था तो शुरू में जो नंबर्स रखे गए थे वो थे 500। ठीक है, धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ और नंबर हो गए 525। देन आफ्टर आपका 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 के थ्रू आपके लोकसभा में ये जो 525 जो सदस्य संख्या देख रहे हो इसको बढ़ा करके 545 कर दी गई। ठीक है, तो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द नंबर ऑफ लोकसभा इंक्रीज, तो 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 द नंबर ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। क्लियर है? आपके किस संविधान संशोधन से लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से 545 कर दी गई? तो आपके 31वें संविधान संशोधन 1972 के तहत कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, हिट लिस्ट पर रखोगे। देन आपका ये आ गया आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। काफी बार पेपर में पूछा जाता है, सिक्किम का बहुत बार पूछा गया है। तो फुल फ्लेज आपका ओके आदर्श गुप्ता जी। ठीक है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुछ नहीं है, आपके भाई जो राजा लोग थे, है ना, जैसे मान ली इंडिया आपका स्वतंत्र हुआ, इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ, कई जगह राजा महाराजा भी तो रह रहे थे ना उस टाइम पर। तो क्या किया, उन लोगों के नाम के आगे तो महाराजा ये वो ऐसे शब्द होते थे। तो भाई 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 ने ये कहा कि भाई अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, भारत अब स्वतंत्र हो गया, तो ये जो राजा है सारे प्रिंसली स्टेट में, इनको हम अलग से प्रिविलेज देंगे, लेकिन ये भी कॉमन जनता की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ट्रीट किए जाएंगे, ना कि महाराजा ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो इसीलिए हमने उनके आगे जो टाइटल वगैरह यूज होते थे उसको हटा दिया था। क्लियर है आदर्श? ओके, नेक्स्ट देखो तो ये पढ़ा रहे थे सिक्किम को भाई आपका 1975 में आपको सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो ये वाला अमेंडमेंट भी खास तौर पे याद रखना। देन आता है आपका 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसमें आपके जो पीएससी मेंबर्स हैं उनके रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया गया था, 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी स्टेट्स कई बार इसमें मिला भी है। क्लियर है? ओके, आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और बताऊंगी मैं वो न्यूज़ क्या है। देन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड दिस इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। सबसे पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये याद रखना है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान के नाम से आपके इसी कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इसी संविधान को जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी जो चेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपकी कांग्रेस सरकार ने 1975 की जो इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी के हटने के तुरंत बाद ये सारे अमेंडमेंट्स कर दिए थे। ठीक है, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे। ओके, क्या क्या थे यहाँ देखो। एडिड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन प्रियम्बल। सबसे पहली बात तो ये कि भाई समाजवादी, ठीक है, मैं हिंदी लिख रही हूँ, हिंदी मीडियम, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सेक्युलर आपका हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा आपका अखंडता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनको आपने 3 शब्दों को, उस दिन भी आप लोगों ने बताया था खुद ही कि इन 3 शब्दों को आपके प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका एडिट फंडामेंटल ड्यूटी। भाई आपके मौलिक कर्तव्य जो थे वो मौलिक कर्तव्य आपके इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, आपकी जो ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं, ठीक है, फिर से लिख रही हूं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं
जो भी होती थी उनको हम लोगों ने ऐड किया या उनको हमने बनाया था, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। भाई आपका जो राष्ट्रपति शासन है, उस राष्ट्रपति शासन की जो लिमिट थी वो पहले 6 महीने की थी, उसको बढ़ाकर हमने कितना किया, हमने 1 साल का किया था। क्लियर है। देन आफ्टर रेज्ड टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब याद रखने वाली है कि भाई लोकसभा राज्य क्या किया इसमें कि आपकी जो लोकसभा है और आपकी जो लेजिस्लेचर असेंबलीज हैं यानी कि विधानसभा, ठीक है, उनके कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया। यानी कि 1976 के बाद आपकी लोकसभा का टर्म कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। क्लियर है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आपके जो नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात था उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे। फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट एज एडवाइस ऑफ काउंसिल, इसमें क्या ऐड किया गया था वो यहाँ मेंशन है कि भैया राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा, राष्ट्रपति को अपनी नेशनल इमरजेंसी अगर लगानी है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस चीज़ की एडवाइस लेगा। क्लियर है। तो ये थी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंडर आएंगी। आई होप सो हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ सबको ये बात समझ में आई। आदर्श जी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत अंतर होता है। फंडामेंटल राइट्स आपके वो राइट जो आप इंडिया में रह करके निभा रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके अपने देश के लिए आपकी जो ड्यूटीज है दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट आप आराम से कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कोई रोजगार कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ये सब आपकी फंडामेंटल राइट्स है। आप किले की दीवार पे जाके अपना नाम नहीं लिख रहे हो, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल बता दे रहे तुम लोग, तो वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो रहे हो, इम्पोर्टेंट बता दो मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके तुरंत बाद आया आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा 6 ईयर रॉन्ग। अफरोज अंसारी जी जरा रुक जाओ, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ वो क्या है। यहाँ देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में मॉडिफाइड इमरजेंसी प्रोविजंस को जरा सा इसमें चेंजेस किया गया था। डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार के कैटेगरी से आपका जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग, आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है वो आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं किए जा सकते, स्थगित नहीं किए जा सकते, ये बात भी इसमें लिखी थी। प्लस 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आपकी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल 6 साल किया गया था उसको एक बार फिर से डिक्रीज किया गया, उसको एक बार फिर से घटाया गया और घटा करके 5 साल किया गया। ठीक है अंसारी जी, एक बार जरा लक्ष्मीकांत चेक कर लेना, जरूरी नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में जो लिखो वो आप सही लिख रहे हो। क्लियर है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपके टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें थी जो इसके अंडर आती हैं। कूल है, चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। 42 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर फॉर लोकसभा एज वेल एज असेंबली इलेक्शन। भाई आपके पहले जो वोटिंग एज थी वो वोटिंग एज कितनी थी, 21 थी। ठीक है, इस 21 एज को कम किया गया, कितना, 18 किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भैया आपके लोकसभा के इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं, तो हो सकता है इलेक्शन से आपका ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए। क्लियर है, बात समझ में आया। ओके, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली बाय डिजाइनिंग एस नेशनल कमिटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई दिल्ली को आपके राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला, इलेक्शन आपके 326 आर्टिकल 326 के अंडर आता है बेटा। तो भाई दिल्ली को आपके राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के तहत इसको दिया गया था। क्लियर है।
हाँ रजत शाह जी, बिल्कुल आर्टिकल 300A लीगल राइट है, ये राइट टू प्रॉपर्टी का दरअसल एक राइट है। ओके गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और आज की न्यूज़ मैं बता दे रही हूँ, आज की न्यूज़ भाई ये है कि आज नाइट में 9 बजे मैं आपकी एक क्लास करने वाली हूँ। तो अब YouTube पर रोज रात को 9 बजे भी आप मुझे अपने डिनर करते टाइम मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप डिनर कर रहे होंगे तो अपना वहीं पे डिनर करते करते वीडियो भी देख लेना, कंटेंट बना लेना, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज से आपकी नाइट क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और 9 बजे मैं आपके साथ मिलूंगी, प्लस उसके बाद 10 बजे विनीत सर की भी क्लास रहेगी। क्लियर? बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो सब आपको हम लोग धीरे धीरे बता देंगे। बड़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एडेड पार्ट 9th एज पंचायत एडेड टू 11th शेड्यूल। ओके, बहुत इजी है आपका भैया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायत राज व्यवस्था है, वो पंचायत राज व्यवस्था आपके इस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ जोड़ा गया, तो सीधे से बता दोगे 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्लियर है? ओके, चलिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये आता है आपके, हाँ सॉरी 71 रह गया, कौन है जिसने बताया? मयंक, वेरी गुड। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और देख लो जरा पहले। तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखो, हम लोगों ने सिंधी भाषा जोड़ दी थी, इसके बाद आपकी कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया है। क्लियर? तो ये भाषाएं आपकी कब जुड़ी? 71 में जुड़ी थी। ओके, हाँ एक्चुअली दीप्ति आपने सही लिखा है, बट दरअसल ये जो एक्ट आया था ना पंचायती राज सिस्टम का, ये एक्ट आपके 72 में आया था और 73 1992 में ये क्लियर हो गया था। ठीक है, ओके चलो अब देख लें यहाँ पर। तो हाँ 74 हम लोग देख रहे थे, कुछ नहीं, ये भी बड़ा इजी है। नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो नगर निगम आपका 74 अमेंडमेंट के तहत जुड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। भाई हम अपने दौर में आ गए हैं। तो आपका 83 संविधान संशोधन, नो रिजर्वेशन इन पंचायत फॉर SC/ST फॉर SCs इन अरुणाचल प्रदेश। आपके जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें वैसे नॉर्मली हर एक स्टेट के अंदर ऐसी कैटेगरीज को आपके रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन ये रिजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश के लिए एक्सेप्शन है। आपके अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था में एससीज को एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। क्लियर है? हिंदी कब जुड़ी? अमीर सैयद जी, हिंदी शुरू से संविधान का हिस्सा थी। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स, एडेड आर्टिकल 21A, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ एज। कुछ नहीं, भाषा बहुत कठिन है लेकिन बहुत इजी है। कुछ नहीं है, 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। अब उनकी शिक्षा उनका माता पिता का भी मौलिक कर्तव्य है कि भैया वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ आपके स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि DPSPs के थ्रू वो आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाए, लेकिन ये आपको उसमें याद रखना है। एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। क्लियर है? तो ये जो चीज है ना, ये आपके 51A में 11वां मौलिक अधिकार, सॉरी कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो इसमें जुड़ी थी। क्लियर है? ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। 88 आपके जो सर्विस टैक्स है, उस सर्विस टैक्स या कहिए आर्टिकल 268 के अंडर आपके कुछ चेंजेस करे गए हैं इस अमेंडमेंट के द्वारा। याद करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, इतना डीप नहीं पूछेंगे। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना इसको। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, हिंदी लिख दे रही हूँ, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ठीक है, और संथाली,
इन भाषाओं को आपके जोड़ा गया है। DPSPs का मतलब होता है आदर्श डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है आपके 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है यार, गवर्नमेंट स्कूल किस लिए है, गवर्नमेंट में जाओ। अब आजकल गवर्नमेंट की हालत भी काफ़ी बेटर है। चलिए, सब्सटीट्यूट ओडिया फॉर उड़िया। आपके 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा आपके ये जो ओडिया शब्द था इसको हटा करके उड़िया किया गया। क्लियर? अफरोज अंसारी जी, PDF शाम को 5 बजे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, और आज रात से आपकी नाइट क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो 9 बजे आपके GS की नाइट क्लास आपको मिलेगी। तो आप आइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि हम लोग उतने बजे भी बहुत अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 एस्टैब्लिश नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NJAC। दरअसल पहले कॉलेजियम होता था, अभी भी है, पर कॉलेजियम के थ्रू ना होकर के आपका ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है वो आपके 99 संविधान संशोधन के बारे में की गई थी। ठीक है, ओके धीरज गुप्ता जी, एक बार पास के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पास से रिलेटेड स्लाइड और उससे रिलेटेड सारी चीजें। चूंकि पूरे भारत में आपके इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, तो अभी फिलहाल आपके सारे जितने भी जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज पर आपके 70% ऑफ है। तो ये आपका कूपन कोड है, आप इससे जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो जो नंबर दिया था आप उस पर देख सकते हो। और चूंकि इलेक्शन का माहौल है तो आपका बहुमत पास इस समय 273 डेज के लिए आपको दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है, शायद बहुत ही कम लोगों को स्टूडेंट्स को पता होगा कि टेक्स्ट बुक पर अगर आप एक बार पास ले लेते हैं तो आप जितने भी एग्जाम्स जो आपके पाइपलाइन हैं उन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं केवल इतने ही रुपए में और इतनी वैलिडिटी के साथ। ओके, तो और ज्यादा जानने के लिए आप ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है www.textbook.com/u/pass, आप इस पर जाकर के देख सकते हैं। बैक टू द टॉपिक और बात करेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट की, दैट इज 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। सत्तू जी, यस, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन सर सैटरडे को ही खत्म हो गए थे। मैंने बता दिया था सभी स्टूडेंट्स को। हाँ, फ्राइडे को खत्म हो गए थे। ठीक है, बल्कि 500 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए थे उसमें। चलिए, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, जो कि 100वां संविधान संशोधन है भारत का, और कितने 2015 में ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 101वां संविधान संशोधन 2016। अभी मुझसे कोई कह रहा था मैम GST बता देना, ये आ गया भैया आपका फेवरेट GST। तो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये आपके 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत ऐड किया गया। इकोनॉमिक्स की क्लास सौम्या में भी नेक्स्ट मंडे आपकी इकोनॉमिक्स की ही क्लास होगी। नेक्स्ट है आपका 123वां संविधान संशोधन विधेयक है ये अभी। ठीक है, ये विधेयक है अभी जो 2017 में लाया गया है, सीक टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। आपकी जो पिछड़ी जनता है, आपकी जो पिछड़ी वो है जनजाति, ठीक है, सॉरी जाति, उसके लिए आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात कही गई है। और अभी तक इसमें पार्लियामेंट ने अपना कोई वो जो क्लियरेंस है वो दरअसल अभी नहीं दिया है। ओके, बैक टू द स्क्रीन। ओके गाइस, सो हियर वी कंप्लीट आवर इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स मैंने आपके साथ हैंडल किए हैं, हम लोगों ने इसको किया है। और आज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों की ही डिमांड पर आया था और इसीलिए मैंने इसको कराया। जल्दी ही टेक्स्ट बुक इसी टाइम पे RRB NTPC के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपको मंडे को ही देगा। तो अगर मेरी पॉलिटी में मुझे लगा कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, या एक काम करेंगे नेक्स्ट मंडे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और पॉलिटी को रैप अप करके इकोनॉमिक्स की क्लास को कंटिन्यू करा देंगे। तो वो देख लेंगे कि नेक्स्ट मंडे क्या करना है। अभी टाइम है यार, ये मंडे है, चिल करो। कल ट्यूसडे है, कल आपका हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 कल का टॉपिक होगा। ठीक है, और रात को 9 बजे एक बार फिर से मिलेंगे
आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए। PDF शाम को 5 बजे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।